मेरी छोटी बहन पागल थी। वालिदैन की वफात के बाद मैं अपनी पागल बहन को अपने ससुराल ले आई ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। एक दिन मैं नौकरी से वापस आई तो देखा मेरी बहन बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरी पागल बहन होती थी। मेरा शौहर मुल्क से बाहर नौकरी करता था। 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो डीएनए टेस्ट जो बात पता चली, सुनते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये बच्चा मेरे ही शौहर। क्या मतलब तुम अलग रहना चाहती हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने हैरत से पूछा। जी, जब मेरा शौहर ही यहाँ नहीं रहता तो मैं ससुराल में रहकर क्या करूंगी? मैंने बिला झिझक अपने दिल की बात कही। लेकिन बहू, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में रहना होता है। अगर तुम मायके में रहोगी तो सब लोग मजाक बनाएंगे। वैसे भी मैं अकेली तो यहाँ पर रहती हूँ, तो मेरे साथ कौन रहेगा? सास की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर मेरी भी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इस कदर इसरार कर रही थी। मेरी 3 बहनें और एक भाई मजीद था, जिनमें से एक बहन पागल थी। भाई की शादी हो चुकी थी और वालिदैन नहीं थे, इसलिए मुझे हर वक्त अपनी पागल बहन की फिक्र सताती रहती थी कि कोई उसका ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं, उसे टाइम पर दवाई खाना मिला भी होगा या नहीं, क्योंकि 2 छोटी बहनें तो खुद कॉलेज जाती थी। भाई काम पर होता था और भाभी ख्याल रखती थी, लेकिन माँ या मेरी तरह तो नहीं रख सकती थी ना। उसे खुद से 100 काम होते थे। अब वो सारा दिन तो मेरी बहन के सराहने बैठने से तो नहीं रही। बस मुझे यही थी कि बेचारी घर में कैसे रहती होगी। लेकिन मैंने ये बात सास को नहीं बताई। मैं दोनों जानिब से फंस रही थी। मायके में बहन की परेशानी थी और ससुराल में सास बिल्कुल अकेली थी, जबकि मेरे शौहर उनकी अकलौती औलाद थे। मेरे ससुर भी बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे। मेरा दिल तो सास को छोड़ते हुए बहुत दुख रहा था, लेकिन वो सेहतमंद थी। मैं इन पर अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। देखें अम्मा, आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं हकीकत बता देती हूँ कि मुझे माहम की परेशानी है। दोनों छोटी बहनें गुजारा कर लेती हैं और कर लेगी। कल को भाई इनकी शादी भी कर देगा, लेकिन असल मसला तो छोटी बहन का है ना। इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ऊपर से भाभी भी हर वक्त उसे तंज व तीर के निशाने पर रखती है। तो जब मैं यहाँ फारिग ही रह रही हूँ तो क्या अपनी बहन का ख्याल नहीं रखना चाहिए? इसके साथ नहीं रहना चाहिए? मैं मानती हूँ कि आप भी अकेली हो जाएंगी, लेकिन ईमानदारी से आप बताएं, मेरी तवज्जो का ज्यादा मुस्तहिक कौन है? कुछ देर सोचने के बाद सास बोली कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इस मसले को समझदारी से भी तो हल कर सकते हैं। कैसे समझदारी? मैंने हैरानी से पूछा तो सास बोली, तुम नौकरी पेशावर लड़की हो, मायके जाओगी तभी नौकरी करोगी, तो नौकरी के वक्त तुम्हारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मैं भी सोच में पड़ गई। सास ने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता चुना था। फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? बल आखिर अपनी सोचों से तंग आकर मैंने सास से ही हल निकालने को बोला, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा करो तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ मेरे पास। यहाँ दोनों बहनें मिलकर रह लेना। ऐसे उसे भी अकेले होने की परेशानी नहीं होगी और मैं भी अकेली नहीं रहूंगी। ये सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई। ये इतना अच्छा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? जल्दी से मैंने सास के गले में बाहें डाल दी। अम्मा, आप सच बताएं, आप दिल से कह रही हैं ना? अगर माहम यहाँ आ जाए तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? ये ना हो आप अभी जज्बात में मुझे बोल दें, बाद में मसाइल खड़े हों। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने तस्दीक करना जरूरी समझा। हलाक का क्या इल्म कि कब पलटा खा जाए और इंसान हैरान व परेशान खड़ा यही सोचता रहे कि मैंने आखिर क्या कर दिया जो ऐसी परेशानी आ गई है। नहीं बहू, जब तुम अपनी बहन को लेने जाओगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। हम उसे बड़े मान से लेकर आएंगे। मैंने असबाब में सर हिला दिया और अगले दिन का मंसूबा बना लिया, क्योंकि अगले रोज मुझे दफ्तर से भी छुट्टी थी। सास अपने कमरे में चली गई तो मैं पुरसकून होकर अपने बिस्तर पर आ गई और अपनी अम्मी अब्बू को याद करने लगी। अगर आज वो होते तो ब्याह जाने के बाद भी मुझे अपनी बहनों की फिक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे सहन में होता कि मेरे वालिदैन कोई बेहतर फैसला ले लेंगे। लेकिन उस वक्त मैं ही बड़ी थी। शादी के बाद भाई की अकल तो बीवी की अकल के साथ चलने लगी थी और हम बहनों को तो गोया वो भूल ही गए थे। ये तो रब का शुक्र था कि मैं अच्छा कमा लेती थी, लेकिन इसमें से भी जब तक भाभी को महीने का खर्च ना देती वो सुकून नहीं करती थी। वैसे वो लड़ाई झगड़े वाली औरत नहीं थी, हमारा ख्याल भी रखती थी, लेकिन पैसा आता किसे बुरा लगता है? इसका भी यही हाल था। जब उसे पैसे ना मिलते उसका मूड खराब रहता और वो चुपचाप सारे घर का काम किए जाती। ये भी उसकी अच्छाई के वालिदैन के मरने के बाद भी हमें अपने घर पर रखा हुआ था, वरना आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है। मैं एमए कर चुकी थी। शायद किस्मत आने वाले दिनों के लिए पहले ही मेरी राहें सीधी कर चुकी थी, इसलिए एमए करते ही मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। मेरी डिग्री आईटी की थी, तो इंटर्नशिप के दौरान ही मैं जिस कंपनी में काम करती थी उनका एक अहम एम्प्लॉय काम छोड़ गया। उसकी जगह खाली थी और कंपनी वालों को जल्द अज जल्द नया एम्प्लॉय दरकार था। मेरी इंटर्नशिप भी मुकम्मल होने वाली थी, तो मैंने बॉस से कहा कि मुझे एक
موقع دیں, صرف 1 مہینے میرے کام کو دیکھ لیں. اگر مجھ سے مطمئن نہ ہوئے بے شک کسی دوسرے بندے کو رکھ لیجیے گا. وہ اچھا انسان تھا, میری بات سمجھ گیا اور آدھی تنخواہ پر ایک ماہ کے لیے ٹرائل کے لیے مجھے رکھ لیا. اس سے 1 ماہ میں کام کیسے ہوتا ہے یہ میں نے جانا. ہر کام وقت پہ دیتی کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں حاصل کرنی تھی. میری امی بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اب ابو تھے جو ہماری پڑھائیوں کے اخراجات پورے کر رہے تھے. میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. سو میں نے 1 مہینے میں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا. جو کچھ نہیں سمجھ آتا یا تو کسی سے مدد لے لیتی یا پھر انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر کام مکمل کرتی. اس ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مہینے بعد جب مجھے تنخواہ ملی تو وہ مکمل تھی, آدھی نہیں تھی, اور مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا. اس روز میں ہواؤں میں اڑتی ہوئی گھر پہنچی. میں کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی تھی, لیکن کہتے ہیں نا بہت سی خوشیاں اپنے آنے سے پہلے غم بھی لایا کرتی ہیں. تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. گھر پہنچی تو علم ہوا کہ ابا ہارٹ اٹیک آنے پر ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں. ایک وہی تو سہارا تھے اس بھری دنیا میں ہمارا. وہ وقت بہت مشکل تھا. بھائی بھی تھا ہمارا, مگر اس وقت مجھے یہی پتا تھا کہ اب بہنوں کو مجھے خود پالنا ہے. بھائی سے کوئی امید نہیں رکھنی. ویسے بھی اس کے خود چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا تھا. سو بہنوں کو بلکتا چھوڑے تیسرے دن میں نے خود کو سنبھالا اور تیار ہو کر دفتر پہنچ گئی. صحیح کہتے ہیں لوگ کہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکتی. میرے لیے بھی نہیں رکی تھی. پہلے مجھے خود کے لیے کمانا تھا, مگر اب مجھے اپنی بہنوں کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ بننا تھا. میں ہی ان کی ماں تھی, میں ہی باپ. یہ سوچ کر میں ان 3 دنوں میں ہی بڑی ہو گئی تھی. زمانے کے سرد و گرم کا علم ہو گیا تھا. بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گیا. بھابھی سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں, وہ تو تھی ہی پرائی, اور پرائیوں سے نہ امیدیں لگائی جاتی ہیں اور نہ ہی شکوے کیے جاتے ہیں. بس پھر اسی دفتر میں کام کرتے کرتے مجھے سال ہو گیا. ہم بہنیں بھی اپنے صدمے سے سنبھل گئی تھی. ہمارا سارا خرچ میں خود اٹھاتی تھی. بھائی سے کچھ نہیں لیتے تھے, الٹا بھابھی کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. کھانا بھی ہم اپنا بناتی تھی تاکہ لڑائی اور بدنظمی سے جس قدر ممکن ہو بچا جا سکے. 1 سال بعد بھائی کو میری فکر ستانے لگی تو میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے. شادی تو کرنی تھی, میں زمانے کے رواجوں کے خلاف تھوڑی جا سکتی تھی. سو چپ چاپ بھائی کو جو رشتہ پسند آیا وہاں میری شادی طے کر دی گئی. لیکن ایک شرط میں نے رکھی تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گی جب تک کہ ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی. میرے شوہر اور ساس کو کوئی اعتراض نہیں تھا. شادی کے بعد میرے شوہر صرف 1 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر ان کا ویزا لگا تو وہ باہر کے ملک روانہ ہو گئے. مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا, بھی صرف مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی کہ انہیں کسی قابل بنا دوں. شوہر کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہے. تو کیوں میں اذیت کاٹ رہی ہوں. مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے, جبکہ ماہم کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا تھا. خدا پاگل اولاد بھی کسی کو نہ دے, بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بس میری حالت دیکھ کر جب ساس نے بہن کو سسرال میں لانے کو بولا تو میں بہت خوش ہوئی کہ چلو ایسے کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ساس ماہم کا دھیان بھی رکھ دیں گی. اگر مائکے جاتی تو بھابھی کے تانے شروع ہو جاتے کہ بیٹیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں, جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. لیکن میری ساس نے جو تجویز دی تھی ایک دم میرے دل کو بھائی تھی. شروع سے ہی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میں بھی ان کا احترام کرتی تھی. لیکن اس سب کے بعد میرے دل میں ان کا احترام کئی گنا بڑھ چکا تھا. اگلے روز میں مائکے جا کر ماہم کو اپنے ساتھ لے آئی. آمنہ اور عائشہ بھی میرے ساتھ جانے کو مچل رہی تھی, مگر اسے حالات کی نزاکت کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی. میں اس روز بہت خوش تھی. ماہم کو اپنے ساتھ سسرال لائی تو ساس نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بالکل بیٹیوں کی مانند اسے گلے سے لگایا. ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ طرح طرح کے پکوان بنا کر کھانا تیار کر چکی تھی. یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ایک پریشانی تو ختم ہوئی. جلد ہی میں ماہم کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دوں گی. اگلے روز ماہم کو ساس کے پاس چھوڑ کر میں کام پر چلی گئی. لیکن پورا دن یہی پریشانی رہی کہ کہیں وہ ساس کو تنگ نہ کر رہی ہو, کیونکہ اس کی حالت میں سمجھتی تھی اور مجھے عادت بھی تھی. پتہ نہیں اماں کیسے سب دیکھ رہی ہوں گی, ماہم کہیں انہیں زیادہ ہی پریشان نہ کر رہی ہو. پورا دن میرے دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہی اور میں نے توجہ سے کام بھی نہیں کیا, جس کے نتیجے میں مجھے باس سے 2 مرتبہ ڈانٹ بھی پڑ گئی. اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی. ماہم مسکرا رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی. میں نے خوشگوار سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھ کر پوچھا, کیا ہوا, اتنی خوش کیوں ہو تم؟ جس پر وہ بولی, مجھے یہ عورت اچھی لگی ہے. اس کا اشارہ میری ساس کی جانب تھا. میں مسکرا کر ان کی جانب مڑی تو وہ بھی بہت خوش لگ رہی تھی. مجھے پیار دیتے ہوئے بولی کہ یہ تو میری تنہائی دور ہو گئی, ورنہ ارسلان کی شادی کے بعد تم بھی نوکری پیشہ ور لڑکی تھی اور ارسلان تو رہتا ہی باہر کے ملک میں ہے. میں تو تنہائی کی ماری ہوئی تھی. بس کوئی ایسا چاہیے تھا جس سے بات چیت کر کے اپنا غم ہلکا کروں یا کم از کم وقت کٹ جائے. لیکن کون کب سنتا ہے مجھ بڈھی کی. لیکن بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے نئی سہیلی مل گئی ہے. آج پورا دن ہم نے بہت مزہ کیا, کھانا کھائے اور
खेल भी खेले। इस बात पर माहम शर्मा गई। मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, ऊपर से ये परेशानी कि माहम सास को तंग ना कर रही हो, इस वजह से पट्टे बुरी तरह से खींचे पड़े थे। बहन को प्यार करके मैं कमरे में आ गई और जल्द ही सो गई। शाम को आंख खुली तो मेरी सास और बहन दोनों ही बातों में मशगूल थी। माहम कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी, बल्कि खुशी तो उसके अंग अंग से फूट रही थी। ये देखकर मेरा दिल एकदम इत्मीनान से भर गया। लेकिन शायद मेरी जिंदगी का यही खेल था कि जब खुशी आती है तो गम भी साथ ही खींचा चला आता है। उसी शाम अरसलान का फोन सास के नंबर पर आया। सास ने बात करके फोन मेरी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने वापस मुझे कहा कि अभी मैं मसरूफ हूँ, कल तुमसे बात करूंगा। मैं तो एक हुर्फ भी नहीं बोल पाई थी, लेकिन मेरे शौहर ने फौरन से फोन बंद कर दिया और मैं हक्का बक्का फोन को तकने लगी। सास ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा लाइन कट गई है। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि इन्हें ये बात बताऊं। रात को भी मैं जल्दी सोने के लिए लेट गई, लेकिन शौहर का तल्ख लहजा बार बार चीख कर मुझे अजीब ही कहानी सुना रहा था। मुझे तो अपने शौहर से शुरू दिन से ही कोई दिली लगाव नहीं था। जब से मेरा ब्याह हुआ था तब से कह रहे थे कि अम्मा के कहने पर तुमसे शादी कर ली, वरना पाकिस्तान में शादी करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं अपने इरादों में रुकने वाला नहीं हूँ, जल्द ही बाहर चला जाऊंगा। मैं ये सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि जानती थी कि आधे पाकिस्तान के अवाम तो बाहर जाने के ख्वाब देखती है, लेकिन कौन सा हर कोई बाहर चला जाता है, इसलिए नजरअंदाज करती रही। शुरू में तो मैं अरसलान को वक्त देती थी, लेकिन जब भी इनके पास बैठती बाहर के कसीदे ही सुनने को मिलते थे, जिनसे मूड एकदम खराब हो जाता। इन्हें बीवी की कोई फिक्र नहीं थी। ये तो ख्याल नहीं था कि वो शादीशुदा है, तो मेरे दिल से भी वो उतरने लगे। मैं भी उनसे कतराने लगी। वो तो वैसे भी मुझे तवज्जो नहीं देते थे। मैंने इनसे पूछा कि मेरी नौकरी करने से इन्हें कोई मसला तो नहीं, जिस पर वो मुस्कुरा कर बोले कि नहीं, मुझे क्यों मसला होगा, हर औरत को खुद मुख्तियार होना चाहिए, वैसे भी दूसरे ममालिक में औरतें खुद कमाती हैं, ऊपर से मैं भी जल्द ही बाहर चला जाऊंगा, तो तुम्हें अपने अखराजात भी तो खुद पूरे करने होंगे, तब मैं तो यहाँ नहीं होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि कभी भी नौकरी मत छोड़ना। ये बात सुनकर बल आखिर इनकी मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो गई और मैं अंदर से खाली हो गई। फिर किस्मत अरसलान का बाहर का वीजा लग गया, जिसके बाद वो एक दिन मजीद पाकिस्तान में नहीं रुके। सास की बातें भी उन पर कोई असर नहीं दिखा सकी। जब अम्मा कहती कि मैं तुम्हें याद करूंगी तो मुस्कुरा कर कहते अम्मी मैं जल्दी आपको भी बाहर बुला लूंगा। सास ने पूछा तो क्या अपनी बीवी को नहीं बुलाओगे, मगर वो मुस्कुरा कर चले गए कि देर हो रही है। इनके जाने के बाद में एक मर्तबा फोन आता तो अम्मा के बाद मुझसे भी बात कर लेते कि कैसी हो, क्या हाल है, अम्मा का ख्याल रखना और तुम्हारी नौकरी ठीक जा रही है, जिनके जवाबात में हाँ में देती और ठीक 1 मिनट बाद फोन कट जाता। अम्मा पूछती क्या हुआ बहू, अरसलान बात नहीं करता तुमसे, जिस पर मैं मुस्कुरा कर कहती अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे खुद फोन कर लेते हैं, अक्सर रात को बात होती है इनसे, ये तो आपको फोन करते हैं और आप मुझे पकड़ा देती हैं। ये सुनकर सास चुप कर जाती, मगर एक रोज उसने मेरे दफ्तर से आते ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोली मलाइका बिल्कुल सच बताओ, क्या तुम और अरसलान ठीक हो ना, तुम दोनों के ताल्लुकात अच्छे तो हैं, देखो बेटा सच सच बताना, मैं इसकी माँ हूँ, जानती हूँ उसे, लेकिन बेटा तुम कुछ मत छुपाना, जो है सच सच बता दो, ये सब एक दिन पता तो चल जाना है। मगर ऐन उसी वक्त हमारी गली में शोर शराबा उठा, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो गई थी। कुछ देर वहाँ लग गई और वापसी पर खाने की तैयारी वगैरह में हम ये बात भूल गए। फिर इसके बाद कभी जिक्र ही नहीं हुआ। फिर माहम आ गई तो ये बात बिल्कुल ही फरामोश हो गई। लेकिन मैं अपने तौर पर दिल ही दिल में खुद को समझा चुकी थी कि अब ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। आज या कल अरसलान वहाँ शादी कर लेंगे। वो पाकिस्तान वापस आने के लिए नहीं इतनी दूर गए थे। वैसे भी उनका शुरू का रवैया मेरे साथ बहुत लिया दिया था, सो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत का कोई जज्बा ही नहीं था। सो वो मेरे साथ रहे या ना रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हीं दिनों भाई ने कहा कि उन्होंने आमना और आयशा के लिए एक रिश्ता देखा है, सो मैंने भी जाकर रिश्ता वगैरह देखा और 1 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी कर दी। मैं खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रही थी, हर तरह के बोझ से आजाद, सिवाय अरसलान की फिक्र भी मेरी जिंदगी में नहीं थी। एक रोज मैं दफ्तर से वापस आई तो माहम सहन में बेहोश पड़ी थी। मैं जल्दी से उसके करीब गई तो इल्म हुआ कि किसी ने उसके साथ ज्यादती की है। ये जानकर मैं बहुत ज्यादा रोई, इतना कि कभी अपने वालिदैन की वफात पर ऐसे नहीं रोई होंगी। मुझे महसूस हुआ कि माहम की जगह मैं खुद पागल हो गई हूँ। मेरी बहन बेहोश थी। उधर मोहल्ले में ही एक लेडी डॉक्टर मेरी अच्छी सहेली थी। मैंने जल्दी से उसे बुला लाई और उसने कोई टीके वगैरह लगाकर दवाई लिख दी, साथ ही मुझे एहतियात करने का भी बोला। इस सारे अरसे मुझे अम्मा का ख्याल भी नहीं आया। जब माहम पुरसकून होकर सो गई तो मैंने पूरा घर छान मारा, मगर अम्मा घर में नहीं थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि एक तो मेरी बहन बर्बाद हो गई है, ऊपर से सास भी घर से गायब है। कहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो। लेकिन कौन था जिसने मेरी बहन को इतना दुख पहुंचाया। मैंने लाख
انداز से लगाना चाहे, लेकिन मेरा गम इतना बड़ा था कि बावजूद चाहने के बाद भी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। हर तरफ बस एक बंद गली दिखाई दे रही थी जहां से इंसान के लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद होते हैं। मैंने अपनी बहन को देखा जो इतनी इज्जत सहने के बावजूद भी बेखबरी की नींद सो रही थी। माहम हम चारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, गुलाबी होंठ, सुरमई आंखें, बिला शबा वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसके नसीबों में दूर दूर तक वीरानी और तारीखी के सिवा कुछ भी नहीं था। मुझे बेख्तियार एक मरतबा फिर से रोना आया कि वो तो बेसर थी, किसी को कुछ नहीं कहा कभी, ऊपर से उसे तो अपना भी होश नहीं था। फिर उस वहशी इंसान मेरी बहन को ही क्यों दरिंदगी का निशाना बनाया। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा तो मैंने सर दर्द की गोली खा ली। लेटे लेटे मैं कब सोई कुछ इल्म नहीं। होश में तो तब आई जब बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। जल्दी से बाहर जाकर देखा तो दो खवातीन थी जो अम्मा को घर लाई थी। अम्मा बेहद कमजोर लग रही थी। मैंने जल्दी से पूरा दरवाजा खोल दिया और इन खवातीन समेत अम्मा को अंदर आने दिया। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि ये औरत सड़क पर भागी जा रही थी जब एकदम से चकरा कर गिर पड़ी। फिर हम इन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है। आज का दिन मेरी जिंदगी में किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई तो वो औरतें मुझे तसल्ली देने लगी कि तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। इनकी तसल्ली देने पर तो मैं चुप कर गई, मगर क्या बताती कि मैं किस दुख पर रो रही हूँ। कुछ देर बाद वो औरतें चली गई तो मैंने सास से कुछ भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गई थी। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ अपनी बहन का ख्याल था जिसके साथ जुल्म हुआ था। मैं इनके कमरे से जाने लगी तो सास ने पूछा, बहू माहम ठीक है? मैंने समझा वो मामूल के मुताबिक पूछ रही है। बहुत मुश्किल हालत में आंसू छुपाकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। पूरी रात माहम बार बार नींद से डर कर जागती रही और मैं उसके सरहाने बैठी आंखों में आंसू लिए जिक्र पर जिक्र कर रही थी। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की क्योंकि घर में दो फर्द ऐसे थे जिनकी जिस्मानी हालत खराब थी और मैं ऐसी थी जिसकी जहनी हालत एक रात में ही अबतर हो गई थी। अगली सुबह बड़ी बोझल सी थी। दफ्तर से भी छुट्टी की, सास भी कुछ बेहतर थी मगर एक रात में ही नुचड़ कर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको संभालूं। खैर वो वक्त भी बहुत मुश्किल से कट गया। पहले हर वक्त हमारे घर में रौनक रहती थी, लेकिन इस हादसे के बाद एकदम से वीरानियों ने डेरे डाल लिए थे। मैंने एक दिन सास से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, मगर वो रो पड़ी और बोली, बस मुझे माफ कर दो। मैं पहले तो हैरान हुई कि वो माफी किस चीज की मांग रही है, लेकिन फिर सोचा कि शायद माहम के वाक़े का खुद को कसूरवार समझ रही है कि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं भी बोझल दिल के साथ वहाँ से उठ गई। फिर एक रोज मेरे नंबर पर सलान को फोन आया तो मैं बहुत हैरान हुई कि कभी भी इन्होंने मुझे ऐसे फोन नहीं किया था। हमेशा वो मेरी सास को फोन करते थे। अपनी हैरत को काबू में करते मैंने जैसे ही फोन अटेंड किया तो आगे से अरसलान एक सेकंड में मुझे तलाक देकर फोन बंद कर दिया और मैं हैरानगी के आलम में खड़ी सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश करने लगी। जब कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें बेदर्दी से साफ करके मैंने गहरी 2-4 सांसें ली और किचन में आकर खाना पकाने लगी। तलाक तो मुझे होनी ही थी, आज नहीं तो कल। मैं सबके लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी थी, तो फिर दुख किस बात का मनाती। लेकिन उस वक्त अचानक ही मेरे अंदर से आवाज आई, क्यों मलाइका, तुम्हारी खुशियों पर कोई इख्तियार नहीं? तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारा दिल भी तो खुश होने को चाहता है। लेकिन मैं अपनी इस आवाज को आराम से छुपा गई। किसी को भी तलाक का नहीं बताया। जिंदगी अपने मामूल पर आ गई थी, लेकिन उसमें एक मर्तबा फिर पत्थर आन गिरा था जिसने हलचल मचा दी। माहम की तबीयत हर वक्त गिरी गिरी रहने लगी। डॉक्टर को चेकअप करवाया तो इल्म हुआ कि यह हामला है। उस दिन हमारे घर खाना भी नहीं पका और हम तीनों खामोशी से पूरी रात जागती रही। अब जो होना था हो चुका था, तकदीर तो बदलने से रहे थे। सो सास अब माहम का बहुत ध्यान रखती और मैं भी वापस नौकरी पर जाने लगी थी। इस सब में एक काम हुआ था जिसे मैंने नोट किया था कि मेरी सास अब हर वक्त बीमार रहने लगी थी। हर वक्त जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही होती थी। वो बेचारी ऐसा लगता था माहम के दुख को खुद महसूस कर रही हो। इन्हें देखकर मुझे बार बार इन पर प्यार आता कि भला ऐसी सास कहाँ होगी जो इतनी मोहब्बतें करने वाली, ख्याल रखने वाली हो। शायद किस्मत ने बाकी सारी कसरें यहाँ सास की शक्ल में पूरी कर दी हैं। वो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह लगती थी, जिनसे शफकत और मोहब्बत दोनों ही महसूस होती थी। अरसलान ने मुझे तलाक दे दी थी और ये बात मैंने सास को इसी वजह से नहीं बताई कि कहीं वो मुझे खुद से दूर ना कर दें। अब उनका बेटा खुद बताता तो अलग बात थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि काफी दिन हो गए थे अम्मा को अरसलान का कोई फोन नहीं आया था और ना ही इतने दिनों में अम्मा ने अपने बेटे का कोई जिक्र किया था। मैंने भी कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरा तो अब उस शख्स से कोई ताल्लुक ही नहीं बचा था। फिर किस मुंह से बात करती या अरसलान का जिक्र करती, सो चुप रहना ही मुनासिब समझा। वक्त गुजरता गया और 9 माह बाद माहम ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मैं बहुत रोई। उस बेचारी को तो नहीं पता था कि इस पर कौन सी क़यामत टूट चुकी है। वो तो बच्चे के साथ बहुत खुश थी, खेल रही थी, बार बार मुझे मतवज्जा करके कहती, देखो ये क्या कर रहा है,
देखो वो कर रहा है। सास उस बच्चे को गोद में लेकर बहुत रोई, बहुत ज्यादा कि मुझे भी खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया। हम लोग ठीक 2 दिन के बाद घर वापस आ गए। मैंने घर आकर फैसला किया कि सास को तलाक की हकीकत बता दूंगी। फिर मेरे पास कुछ जमा पूंजी भी थी जिससे मैं एक फ्लैट ले सकती थी। सो मैंने अपना और महाम के वहां रहने का सोच लिया, लेकिन अभी तक मैं बात नहीं कर सकी थी। सास तो बेचारी इतनी बीमारी की हालत में थी कि उठा भी नहीं चाहता था। इन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था कि बेटा होने के बावजूद कितनी मजबूर हैं। एक रोज सास की हालत कुछ बेहतर थी और हम सब सहन में बैठे थे। मेरी गोद में अयान महाम का बेटा लेटा था जिसके साथ वो खेल रही थी। मैंने बातों बातों में बच्चे को चूमते हुए कहा कि जिसने भी इस बच्चे की पैदाइश को नाजायज किया है उससे मेरी बदुआ है कि उससे पहले मैं जुमला मुकम्मल करती, सास ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और एकदम से तड़प कर बोली, कुछ मत कहो बहू, कुछ मत कहो। मैं हैरान और परेशान सास की शक्ल देखने लगी कि ऐसे क्यों किया उन्होंने, लेकिन सास के अगले अदा किए गए जुमलों ने मुझे पाताल की गहराइयों में धकेल दिया। बहू, तुम्हारी बहन का गुनहगार और कोई नहीं, तुम्हारा अपना शौहर है। वो यहाँ वापस आया था। मैं मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। वापस आए तो अरसलान घर से बाहर निकल रहा था। मुझे देखकर बोला कि मुझसे गलती हो गई है। साथ ही वो गली में चलने लगा। एन उसी वक्त मुझे वहां की चीख सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो चीखने के बाद वो बेहोश हो चुकी थी। वो मुझे बेटियों की मानद अजीज थी। इसका मुजरिम वहाँ मेरा बेटा ही था, तो मैं उसे पकड़ने के लिए गली में उल्टे पैर भागी, मगर तब तक वो कहीं जा चुका था। इसी गम व गुस्से की कैफियत में मैं बेहोश हो गई और बाकी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर कुछ लम्हे तो मैं बोल ही ना सकी। फिर बोली तो वो सिर्फ इतना कि आपका बेटा मुझे तलाक दे चुका है, अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। उसी लम्हे सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और बोली कि बहू, ना सही तो मेरी बेटी बनकर तो रह सकती हो। अरसलान को मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। अगर वो मेरी औलाद होता तो ये नीच हरकत ना करता, मगर तुम और महा मुझे अपनी बेटियां लगती हो, तो क्या इस बुड्ढी को अरसलान की माँ की नजर से देखना बंद करके अपनी माँ नहीं समझ सकती? इतना कहने की देर थी कि मैं अम्मी कहते हुए फूट फूट कर रोते हुए इनके गले लगी। आज इतना अरसा हो गया है, अरसलान ने वापस मुड़कर नहीं देखा और मेरा बेटा अयान, माहम और मेरी अम्मी, हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मजीद अच्छी और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।